Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Sorry, the network is so poor. I had to really struggle to log in. मैम हम लोग को भी तो सेम प्रॉब्लम हो जाता है, वहां थे ना तो नेटवर्क ही नहीं पकड़। So I was really struggling with the Wi-Fi, LAN, everything I tried, but the network was not getting got. And entrance exam is going on, so the classes are also busy. Yes, ma'am. Let's start the class. It's already late. We were doing compensation management. Okay, compensation is not a chapter given in your syllabus. It's just a topic. So we'll study it accordingly. Okay. Now, कॉम्पेंसेशन का जो भी रिटन का नोट्स होगा वो हम तुम लोग को सेंड कर देंगे, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जस्ट मीनवाइल क्लास में समझ लो कि कॉम्पेंसेशन क्या होता है। ठीक है, आप लोग क्या समझते हैं कॉम्पेंसेशन से? थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो हमने किया था लास्ट क्लास में। Yes, ma'am. बताओ क्या है कॉम्पेंसेशन? बताओ। Financial and non-financial reward given by the organization In return to of their employees. in return For of the service rendered to the Yes. organization. Okay, that is known as compensation. And why is compensation important to an organization? Batao. For employees, his satisfaction, his Hmm. retention, and Attracting attraction of good new talents. Yes, ma'am. And reducing employee turnover. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है? मतलब compensation management का ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है? What is the purpose for which a compensation should be designed in the organization? Satisfaction, the challenge. वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ बताए थे? Yes, ma'am. इंटरनल इक्विटी बताए थे कुछ ऐसा? लीगल लॉस के साथ मैथ कंप्लायंस होता है, ये सब पॉइंट्स लिखो। देखो फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनसेशन। फर्स्ट पॉइंट इंटरनल इक्विटी, सेकेंड पॉइंट एक्सटर्नल इक्विटी, first point is internal equity, second point is external equity, third point is legal compliance, third is legal compliance, fourth is employee satisfaction, and fifth is reducing turnover. Reducing turnover. चलो इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल करते हैं। इंटरनल इक्विटी का मतलब, इंटरनल इक्विटी यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की इक्विटी। इक्विटी माने यहाँ पर इक्वल से होगा। इंटरनल इक्विटी का मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। यस मैम, इक्वल पोस्ट के लिए इक्वल पे। हाँ, एक्सटर्नल इक्विटी का मतलब मैम जितने दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस दे रहे हैं उस पोस्ट के लिए उतने अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑलमोस्ट उतना ही पे हो उसका। ठीक है, ऑलमोस्ट उतना ही हो। तीसरा लीगल कॉम्प्लायंस। लीगल कॉम्प्लायंस मतलब जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई, रूल्स रेगुलेशन बनाई, उनके अकॉर्डिंग ही चलना है। हाँ ठीक है, और जो सोशल सिक्योरिटी का मेजर्स है जैसे ग्रेच्युटी वगैरह है तो उसका पेमेंट अकॉर्डिंगली करना है। उसके बाद वाली चीजें आप जानते हैं। टर्नओवर मतलब एम्प्लॉय टर्नओवर या लेबर टर्नओवर एक ही चीज है, उसका मतलब जॉब छोड़ के जाना। ऐसे नहीं डिफाइन करोगे मैम, पार्टिकुलर टाइम पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड जॉब। हाँ,
Number of employees leaving the organization in a particular period of time is known as employees turnover. ठीक है? अच्छा, टर्नओवर और एम्प्लॉय टर्नओवर और एब्सेंटिज्म के बीच का डिफरेंस पता है? मैम अच्छा, चलो, एब्सेंट मतलब छोड़ देना, और एब्सेंट तो हाँ किसी भी रीजन से कुछ दिन के लिए, मतलब एब्सेंट फॉर सिकनेस हो गया या फिर अदर रीजन। हाँ ठीक है, दैट इज नोन एज एब्सेंटिज्म। अब ये एक अलग से बात में तुमको तो 2-4 टॉपिक है ऐसा जो हम सोचे हुए हैं, तुम लोग का कोर्स खत्म हो जाएगा और टाइम बचेगा तो जरूर बता देंगे बाद में। तो सब जानना चाहिए, अपना आंसर फ्रेम करने में, इंटरव्यू देने में, ये सब में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट ये हो गया। उसके बाद देखो कॉम्पेंसेशन, इतना पढ़े तुम लोग, आप उसका डिस्क्रिप्शन भी लिख दोगे, उसका नीड क्या है वो लिख दोगे, आई मीन इम्पोर्टेंस लिख दोगे, ऑब्जेक्टिव लिख दोगे, लेकिन कॉम्पेंसेशन का बोलो। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जिनका भी माइक अनम्यूट है। दिव्या, आई थिंक दिव्या, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस कॉम्पेंसेशन का कुछ पार्ट्स होता है, कुछ कंपोनेंट्स होता है जिसमें कि हम कॉम्पेंसेशन पढ़ते हैं। कैन यू नेम दोस कंपोनेंट्स? मैम सैलरी is compensation, salary itself is compensation. बेनिफिट इंसेंटिव Wait, हाँ मुस्कान, DA, good. Ashish, what were you saying? Commission. Commission is a part, okay. Akanksha? मैम रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। थोड़ा थोड़ा याद है तुम लोग को। मैम incentives. Incentives, it is also a part, क्योंकि financial and non financial की हम बात कर रहे हैं, direct and indirect की बात कर रहे हैं। See, compensation तुमको कभी भी बहुत long answer में लिखने के लिए, मैम मोटिवेशनल एम्प्लॉइज ये हो सकता है मैम। motivational employees, how is Anshu, please mute yourself. मोटिवेशनल एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन का पार्ट कैसे होगा? हम ये पूछ रहे हैं कि कॉम्पेंसेशन का क्या कंपोनेंट होता है, मतलब कॉम्पेंसेशन का मतलब जो सैलरी तुमको दी जाती है उस सैलरी का क्या पार्ट होता है। अच्छा, उसके पहले 2-4 चीजें क्लियर करो। ये तुम लोग सुने हो कि कोई ये कहता है, ऐसे कहता है कि सैलरी थोड़ी कम है बट पर्क्स एंड बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है इस ऑर्गेनाइजेशन में? Yes, ma'am. यस मैम। सपोज करो कि तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारी कंपनी तुमको ज्वाइनिंग सैलरी 25,000 दे रही है, तुम्हारा एक फ्रेंड है वो भी ज्वाइन किया है 25,000 पे ही, बट द फैक्ट कि जिसने 25 पे ज्वाइन किया है अगले की कंपनी में उसको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं मिल रही है, जबकि तुम्हारी कंपनी में पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी है, तुमको घर से पिक किया जाता है और तुमको वापस ड्रॉप किया जाता है, ये फैसिलिटी है। तो क्या ये अलग से बेनिफिट नहीं है, कॉम्पेंसेशन का पार्ट नहीं है? है मैम। है मैम। है, ये बेनिफिट्स है जो तुमको, ये नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स है जिसको कि तुम मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब अगर तुमको ना मिले पिक एंड ड्रॉप सर्विस तो एवरी डे तुम्हारा पैसा खर्च होगा ऑर्गेनाइजेशन आने और वहां से जाने के लिए। So there are likewise many facilities which are given to people, जिसकी वजह से वो रिटेन भी होते हैं। उसके पहले कॉम्पेंसेशन का मेनली 4 कंपोनेंट होता है। पहला कंपोनेंट लिखो, कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्पेंसेशन। हालांकि कुछ चीज जो हमको फील होगी कि आपको उस पे रिटन चाहिए होगा, नोट्स या बुक चाहिए होगी, हम फोटो लेके आपको भेज देंगे। ऑल्दो आई डू नॉट बिलीव इन दैट, इन टीचिंग दैट वे टू मच। नोट्स देके या पीडीएफ देके पढ़ाने में बहुत ज्यादा हम बिलीव नहीं करते हैं। आई मोर बिलीव इन एक्सप्लेनिंग इट द कॉन्सेप्ट्स इन द क्लास। बाकी जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो खुद अपना नोट्स बनाते हैं, दूसरे के नोट से पढ़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो कॉम्पेंसेशन का कॉम्पोनेंट्स राइट डाउन। द फर्स्ट, बेस पे। सॉरी मैम, क्या बोले? बेस पे, BASE, बेस पे। पहले मैम।
हाँ पहला ही कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्पेंसेशन. फर्स्ट बेस पे, सेकंड अलाउंसेस, थर्ड बेनिफिट्स, फोर्थ रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन. रिकग्निशन, ठीक है. बेस पे, बेस पे क्या होता है? बेसिक सैलरी, ठीक है. और बताइए क्या क्या जानते हैं आप लोग, वो बताइए. मैम एक तो फिक्स रहेगा, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे मिलेगा. और वो डायरेक्ट इन हैंड में नहीं आता है, मतलब उसमें सारे अलाउंस, सारे जो डीए वगैरह है वो सब ऐड होते हैं, तब जाके मेन सैलरी बनता है जो इन हैंड होता है. ठीक है. और मैम फिक्स्ड अमाउंट है जो कि एम्प्लॉय को दिया जाता है. ठीक है, कहने का मतलब कि ये तुम लोग को मालूम है कि बेसिक सैलरी इज अ फिक्स्ड अमाउंट, राइट? इट इज बेसिक सैलरी या बेस सैलरी का मतलब होता है इट्स अ मॉनेटरी पार्ट. मॉनेटरी पार्ट यानी ये फाइनेंशियल पार्ट है, इसको तुम नॉन फाइनेंशियल नहीं बना सकते. यही बेसिक पे जितना फिक्स्ड रहता है, इसी के ऊपर बाकी अलाउंसेस कैलकुलेट होता है. तुम्हारा जैसे तुम्हारी कंपनी, कोई कंपनी अगर तुमको हायर करने आएगी, वो कंपनी अगर तुमको 4 लाख रुपए का सीटीसी देती है ना, अगर वो लिख करके देगी सीटीसी विच इज कॉस्ट टू कंपनी. कॉस्ट टू कंपनी माने एम्प्लॉय को हायर करने में जितना खर्च. कितने दिन का खर्च? 1 साल का. एक साल का जो 1 year खर्च होगा, हाँ, उसको कहते हैं सीटीसी. तो मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन आई अभी यहाँ पे बीबीएम थर्ड ईयर के लिए आती है और तुमको 4 लाख सीटीसी ऑफर करती है. 4 लाख का मंथली सैलरी कितना हुआ? मंथली 4 को डिवाइड करो 12 से, कितना आता है? मंथली सैलरी कितना बनेगा तुम्हारा? 33 पॉइंट कुछ. 33,000 रफली. अब होता ये है कि जनरली 40% तक जो सैलरी होती है तुम्हारी ये मंथली सैलरी की, वो तुम्हारा सीटीसी होता है. तो 40% 33,000 का करो तो कितना होगा? करो जल्दी से. 13,200. 13,200. तो 13,200 तुम्हारा बेसिक सैलरी बनेगा, ठीक है. इसी बेसिक सैलरी के ऊपर बाकी का सारा अलाउंसेस जो ऑर्गेनाइजेशन तुमको देगी, एचआरए देगी या ट्रांसपोर्ट देगी या मेडिकल अलाउंस देगी या फलाना फलाना जितना भी टाइप का अलाउंसेस तुमको देगी, वो इसी सैलरी के एक का एक यानी बेसिक सैलरी का एक परसेंटेज कैलकुलेट होता है. गवर्नमेंट में भी यही है हिसाब किताब और प्राइवेट में भी यही हिसाब किताब है. यू गेट अ परसेंटेज ऑफ a particular allowance as per the basic salary. ठीक है. अब नया जो रूल आया था, कोड आया था, उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने बोला कि कम से कम बेसिक सैलरी, कम से कम आप सैलरी का 50% को बेसिक सैलरी रखिए. ठीक है, ये गवर्नमेंट ने बोला था. तो 50% अगर 33 का जोड़ो तो 17,500 के आसपास हो जाएगा. नहीं, समझ 16,500, ठीक है, उसके आसपास हो जाएगा. तो ये डिपेंड करता है. कंपनीज जनरली बेसिक सैलरी को देखो छेड़छाड़ करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए ये इसको एक फिक्स्ड अमाउंट बोला जाता है. ठीक है. कोविड के टाइम पे भी तुमने सुना था ना कि बहुत लोगों का पे कट वगैरह हो रहा था. यस मैम. सुना था. तो वो पे कट होता है एक्चुअली अलाउंसेस में, अलाउंसेस को कट कर दिया जाता है, लेकिन बेसिक सैलरी को जल्दी छेड़छाड़ नहीं किया जाता है. अब ये बेसिक सैलरी कैसे निकलता है, इसका एक मेथड है. एचआर में एक वर्ड कहते हैं जिसको एक वर्ड है, कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं जॉब इवैल्यूएशन. ये लिख लो, बेसिक सैलरी इज फाउंड आउट बाय जॉब इवैल्यूएशन. लिख लो. बेसिक सैलरी इज फाउंड आउट बाय जॉब इवैल्यूएशन.
ना बेसिक सैलरी में जॉब इवैल्यूएशन का मतलब होता है फाइंडिंग द नेट वर्थ ऑफ द जॉब, यानी कि उस जॉब का क्या वर्थ है, कितना रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, उस हिसाब से उसका वर्थ फाइंड आउट किया जाता है कि कितना पैसा देना चाहिए। नेक्स्ट वी कम टू अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होता है? मैम अमाउंट ऑफ मनी दैट इज गिवन फॉर a specific purpose। और रेगुलर नहीं होता है बोलो, फिर से बोलो। मैम, बट रेगुलर शायद नहीं होता है। और मैम एक्स्ट्रा जैसे हाउस रेंट, एक्स्ट्रा ट्रैवल पे से एक्स्ट्रा जो मिला। देखो एक चीज ध्यान रखना कि जो बेस कॉम्पेंसेशन, बेस हम बोल रहे हैं ना, इस बेस कॉम्पेंसेशन में बेसिक और अलाउंसेस दोनों आता है। तो अभी हम जो तुमको बताए अभी इसके पहले, दैट वाज बेस कॉम्पेंसेशन, ठीक है। ये अलाउंसेस है जो बेस का ही पार्ट है। तो उसके पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो बेसिक था। अलाउंसेस, हाँ अब अलाउंसेस के बारे में बोलो, क्या होता है अलाउंसेस? हम बेसिक सैलरी के अलावा जो हम लोग को भत्ता मिलता है, पेमेंट, वो चीज। और अलाउंसेस का फीचर क्या होता है? मॉनेटरी कि नॉन मॉनेटरी? मॉनेटरी। मैम। ठीक है। और क्या ये मैम फिक्स्ड है बेसिकली या इट इज वेरिएबल? इज इट फिक्स्ड और वेरिएबल? वेरिएबल। 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 Anything else Ashish was saying? क्या मैम? Ashish, you were saying something? नो मैम। Allowances का मतलब होता है over and above the basic salary is known as allowances, ठीक है। जो चीज आपको बेसिक सैलरी के ऊपर से मिलती है उसको कहते हैं अलाउंसेस। नाउ मतलब एडिशनल बेनिफिट्स कह सकते हैं ना? नहीं, बेनिफिट इज अ डिफरेंट टर्म, अलाउंस इज अ डिफरेंट टर्म, नहीं कह ओके। सकते। Okay? Allowances means something which is allowed over and above the basic salary for fulfilling some purpose, which is allowance का root word पकड़ो तो root word क्या आएगा? allowed, मतलब this is allowed in the organization for fulfilling a particular purpose। okay? अलाउंस के बारे में खास बात ये है कि तुम जैसे ही किसी अलाउंस का नाम सुनोगे तुमको समझ में आ जाएगा कि वो अलाउंस को क्यों दिया गया है, ठीक है, क्या रीजन है उस अलाउंस को ऑर्गेनाइजेशन में देने का। तो अलाउंस को बहुत याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसी रीजन से। अब देखो अलाउंस में वेरिएबल होता है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये वेरी करता है। कुछ अलाउंस है जो हर जगह कॉमन है, जैसे HRA है, ट्रांसपोर्ट है, मेडिकल है, हाउसिंग है, ये सब है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ अलाउंस होता है जो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वैरी करता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को अपनी नीड होती है, उसको लगता है कि वो नीड फुलफिल हो रही है उस अलाउंस से, तो वो उस अलाउंस को देते हैं। जैसे बहुत जगह यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, बहुत जगह स्टेशनरी प्रोडक्ट्स का अलाउंस मिलता है, पेन कॉपी पेंसिल खरीदने के लिए, बहुत जगह लीव ट्रैवल अलाउंस मिलता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। अलाउंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस समझ में आया तो 2-3 अलाउंस का नाम बताओ जो सुने हो। मैम। हाउस हाउस रेंट, रेंट, ट्रैवल, ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट हो गया, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट हो गया, ट्रैवल अलाउंस बोले तुम लोग, मेडिकल, मेडिकल Medical. अलाउंस बोले, और DA बोले। मैम एक्सपेंस, एक्सपेंस लाइक ऑफ व्हाट सॉर्ट? ट्रैवलिंग हो गया मैम, ट्रांसपोर्ट And अलाउंस बोलो, ट्रैवल मत बोलो, उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलो प्रॉपर्टी। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है? ट्रैवलिंग इज अ रैंडम वर्क वर्ड। करते वक्त जब भी डेटा वगैरह का यूज होता है, समथिंग बैलेंस वगैरह, उन सब चीजों के लिए जो एक्सपेंस मिलता है। एक्सपेंस, ठीक है। वो अलाउंस फोन के हम लिए जो मिलता एजुकेशनल अलाउंस, है, एजुकेशनल अलाउंस, एजुकेशन। ठीक। और अच्छा ठीक है, अलाउंस ये है, जब अलाउंस का एग्जांपल आएगा तो लिख लीजिएगा इतना अलाउंस, ठीक है। जब कॉम्पेंसेशन लिखोगे तो इतना सारा चीज आराम से लिख सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा 2-3 टेक्निकल बात है इसमें जो हम चाहते हैं कि तुम लोग को पता चलना चाहिए क्योंकि तुम पढ़ रहे हो उसको। मेडिकल अलाउंस और मेडिकल रीइंबर्समेंट दोनों वर्ड पढ़े होंगे,
सुने होंगे? यस मैम, यस मैम। अच्छा, आप लोग हॉस्पिटल गए हैं कभी? पारस वगैरह गए हैं या Yes, कोई ma'am. ऐसा हॉस्पिटल? वहां बाहर बोर्ड पे ये लिखा हुआ है, देखिए वहां बाहर बोर्ड पे आप जाइएगा तो मैं पारस में बाहर ही बोर्ड पे डाला हुआ है, लिस्ट ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर एम्पैनल्ड इन पारस। माने कि जैसे पटना रीजन में इतने सारे ऑफिस है, एयरपोर्ट का ऑफिस है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम करती है, ओएनजीसी काम करती है, बीएसएनएल काम करती है, आईओसीएल का ऑफिस है इनकम टैक्स के पास, इनकम टैक्स नहीं है, हाँ आगे उससे आईओसीएल का डाक बंगला के पास आईओसीएल का ऑफिस है, बीपीसीएल का ऑफिस है, ये सब गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी है यहाँ पे कुछ जो काम कर रही है। अब देखो मेडिकल अलाउंस का मतलब अलाउंस और रिइंबर्समेंट में क्या फर्क होता है? अलाउंस तुम लोग को हम बताए कि समथिंग विच इज अलाउड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, यानी ये हम मानेंगे कि एम्प्लॉय अगर हमारे यहाँ काम करते हैं तो भाई वो बीमार भी पड़ेंगे, वो बीमार पड़ेंगे या उनके घर वाले बीमार पड़ेंगे, तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ एज वेल, ठीक है, हेल्थ बेनिफिट्स एज वेल। सो इन दैट केस जो मंथली सैलरी में तुमको दिया जाता है वो हुआ तुम्हारा मेडिकल अलाउंस। जैसे मान लो 3500 रुपया है, 4000 रुपया है, ऐसा तुम लोगों को मेडिकल अलाउंस के नाम पे हर महीने दे दिया जाता है, सैलरी का पार्ट होता है above the basic salary। लेकिन मेडिकल रीइंबर्समेंट का मतलब है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की मेडिकल पॉलिसी है रीइंबर्समेंट, मतलब reimbursement, there's a word attached to it which is reimbursement। इसमें होता ये है कि जैसे बोरिंग रोड में एक ज्योतिपुंज हॉस्पिटल है, तुम लोग देखियो एकदम बिल्डिंग के बगल में, यस मैम। देखियो ना? यस मैम। सब देखे होंगे, उसी का एग्जाम्पल देते हैं, आते जाते भी तुम लोग कॉलेज देखे होंगे। ज्योतिपुंज इज अ मैटरनिटी हॉस्पिटल एंड इट इज अ वेरी गुड हॉस्पिटल, ठीक है, इट्स अ मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल। लगभग जितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस है ना पटना में, सबके पैनल में ज्योतिपुंज है, यानी कि इन पैनल्स में इन ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग काम कर रहे हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं और जिनकी या तो खुद वो लेडी एम्प्लॉय है या तो जो काम कर रहे हैं उनकी फैमिली में वो लेडी एम्प्लॉय है, उनका अगर मैटरनिटी रिलेटेड इशू होता है, डिलीवरी वगैरह का काम होता है, तो दे कैन अवेल द फैसिलिटी फ्रॉम ज्योतिपुंज। और फिर जो बिल बनता है वो डायरेक्टली वहां के एचआर को चला जाता है। आप जब वहां पर रजिस्टर करवाते हैं तो आप अपना एम्प्लॉय आईडी देते हैं, ठीक है, क्या फलाने फलाने ऑर्गेनाइजेशन से हैं, कुछ कागज पत्र का काम जो होगा वो तुम करवाओगे, और उसके बाद जो जितना बिल बना 60,000 80,000 1 लाख जो भी बिल बना, उस बिल को सीधा जब आप डिस्चार्ज होते हैं, डिस्चार्ज के वक्त भी टोटल बिल बनता है एंड देन दैट बिल इज सेंट टू द योर रिस्पेक्टिव एचआर डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? तो इसको कहते हैं मेडिकल रीइंबर्समेंट। अब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी पॉलिसी हो सकती है। कोई किसी का मेडिकल रीइंबर्समेंट में ये केस होगा कि भाई हम 100% इतने रुपए तक हम 100% रीइंबर्समेंट कर देंगे। कुछ का ये इशू होगा कि एक पर्टिकुलर अमाउंट तक हम उसका 80% या उसका 70% या उसका 90% रीइंबर्स करेंगे, तो इसको कहते हैं रीइंबर्समेंट। मेडिकल अलाउंस सबको दिया जाता है, रीइंबर्समेंट उसके लिए है जिसको जरूरत है, और फिर वो ओपीडी का बिल, बाकी दवाइयों का बिल, अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट एक्सेट्रा को जब वो सबमिट करते हैं तो उनको पैसा रीइंबर्स किया जाता है। किसी को कोई दिक्कत? मैम जो एम्प्लॉय उनके फैमिली में भी अगर किसी को मेटरनल हाँ, प्रॉब्लम हो तो उनको भी, हाँ डिपेंडेंट्स होता है, डिपेंडेंट्स का नाम डाला जाता है, फैमिली का पूरा कार्ड बनता है, ठीक है, तो उनका बिल ये husband, देंगे एचआर को तो उनको पेमेंट हो जाएगा। हाँ, हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। कहीं जगह पे डिपेंडेंट पेरेंट्स भी होते हैं, तो ये सारी फैसिलिटी होती है जो ऑर्गेनाइजेशन टेक्स केयर ऑफ, ठीक है। मैम एक हॉस्पिटल होता है ना जो सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए अवेलेबल होता है, आप बताए थे। एम्प्लॉइज के लिए ESI। Yes, ma'am. हाँ, ESI only the people who are
इंश्योर्ड इन ईएसआई स्कीम, उनके लिए ये हॉस्पिटल, ईएसआई बहुत बड़ा स्कीम है इंडिया में। सोच लो कि 21,000 से कम वाले सारे लोग ईएसआई में, सारे फैक्ट्री के वर्कर्स, एम्प्लॉइज सब ईएसआई हॉस्पिटल में इंश्योर्ड है, उनके लिए होता है। मैम लेकिन मैम दोनों तरफ से होगा ना मैम, जैसे कि सरकारी और प्राइवेट दोनों होगा। हाँ हाँ, वो दोनों के लिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी वो लागू होती है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में पीएफ नहीं करता है, करता है ना? यस मैम। यस मैम। ईएसआई भी करता है, ठीक है, तो वो उनके लिए भी होता है। तो ये मेडिकल अलाउंस और रिइंबर्समेंट का नाम सुन लिया आप लोग। अब देखिए ये डिफरेंस बताना जरूरी था। दूसरी चीज, ये सारा कॉमन अलाउंस है जो तुम लोग जानते हो, तुमको मालूम है, इसलिए तुम लोग बता दिए। इसके अलावा भी कुछ वियर्ड टाइप का जो तुम लोग शायद नहीं सुने होंगे, वैसा वैसा अलाउंसेस भी होते हैं। जैसे किसी को याद है, क्लास में बताए थे पहले भी, स्ट्रेस अलाउंस। स्ट्रेस अलाउंस, वेरी गुड। स्ट्रेस अलाउंस होता है, फॉरेन अलाउंस होता है। जैसे इंडिया में आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं ना, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जो ऑफिसर्स होते हैं, वो जब बाहर जाते हैं तो उनको फॉरेन अलाउंस मिलता है। मतलब किसी बाहर जगह पे सिर्फ आईएफएस ऑफिसर्स को मिलता है, क्योंकि द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन इंडिया इज डिफरेंट दैन इन दोस कंट्रीज। इसके अलावा डेंजर अलाउंस भी दिया जाता है वैसे आईएफएस ऑफिसर्स को जो उस तरीके की कंट्रीज में बेस्ड हैं जहां पर कि जान का खतरा है, जैसे पाकिस्तान, ठीक है, जैसे कि और भी कंट्रीज हैं, हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, जहां पर कि थोड़ा डिस्टर्ब एरिया है, जहां जान का खतरा हो सकता है। तो ये डेंजर अलाउंस है, फॉरेन अलाउंस है, स्ट्रेस अलाउंस है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एटीसी एक डिपार्टमेंट है विच इज एयर ट्रैफिक कंट्रोल। दैट एयर ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट is responsible for communicating with the pilots। पायलट के साथ नहीं कम्युनिकेट करते हैं। और पटना वगैरह में तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं उड़ती है। जब आप दिल्ली वगैरह की बात करेंगे तो दिल्ली में हर 2 मिनट के अंदर एक फ्लाइट या तो टेक ऑफ कर रही होती है या लैंड कर रही होती है। सो पीपल हु आर इन शिफ्ट, उनका शिफ्ट 6 से 7 घंटे से ज्यादा नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू कॉन्सेंट्रेट फॉर सच लॉन्ग टाइम। तो वैसे केसेस में उनको स्ट्रेस अलाउंस दिया जाता है, क्योंकि उनके जॉब में बहुत ज्यादा स्ट्रेस इन्वॉल्व है, ठीक है, क्योंकि इनका ऊपर नीचे हुआ तो जान से कम कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। दिस वाज अलाउंस। नेक्स्ट वी कम टू द बेनिफिट्स पार्ट। व्हाट इज बेनिफिट? बेनिफिट, इंसेंटिव, बोनस। नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, लाइक ऑफिस में वाटर का अरेंजमेंट हो, वॉशरूम हो, क्लीनलीनेस हो, ये सब। और एडिशनल कंपनसेशन जो भी है, ठीक है, तो एडिशनल कॉम्पेंसेशन का मतलब, आर यू सेइंग दैट बेनिफिट इज ऑलवेज मॉनेटरी इन नेचर? नो मैम। नो मैम। Always remember, benefit is not always monetary in nature. Sometimes the benefit is non-monetary also. Benefits देखो, अभी के टाइम पे, पहले ये समझो, 2019 का एक सर्वे था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आई हैव टू चेक इट एंड देन आई टेल यू। लेकिन वो जो उसने जो एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन पे रिसर्च पब्लिश किया था कॉम्पेंसेशन पे, उसके हिसाब से 31.4% ऑफ योर सैलरी has the benefits part। इसलिए बेनिफिट के इम्पोर्टेंस को आप इसी से समझ सकते हैं कि 30-31% अगर आपके कॉम्पेंसेशन का पार्ट बेनिफिट ही दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बेनिफिट का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के एरा के बाद ऐसा है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं। स्विचिंग हैज बिकम एन इजी थिंग। यू कम टू एन ऑर्गेनाइजेशन, you learn new skills and then you leave, और ये आसान है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ अच्छे टैलेंट्स को अट्रैक्ट करके रिटेन करने में भी बेनिफिट्स हेल्प करता है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा, कई बार हम ऑर्गेनाइजेशन में मेन सैलरी नहीं बल्कि
जिस दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी आपको सेम पैसा दे रही है, बट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बेनिफिट्स अगर ज्यादा है, यू विल प्रेफर गेटिंग रिटेन्ड इन द लैटर कंपनी, राइट? जैसे कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में तुम काम कर रहे हो, तुम्हारा फ्रेंड भी दूसरे में काम कर रहा है, और तुम कंपेयर करके ये देख रहे हो कि नहीं भाई उसको तो उसका तो शेड्यूल बहुत टाइट है, उसको 9 बजे पंच इन करना है और 6 बजे ही पंच आउट करना है, इन बिटवीन ही हैज नो लिबर्टी एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन तुमको ऐसा फील होगा कि नहीं, हम लोगों को तो फ्लेक्सिबिलिटी है, वी कैन ऑल्सो 1 और 2 डेज जब कुछ दिक्कत हो जाती है तो हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, ठीक है? हम फ्लेक्सिबल टाइमिंग चूज कर सकते हैं कि ठीक है काम खत्म करना है तो ऑर्गेनाइजेशन को मतलब है काम खत्म करने से, अब हम जब भी काम खत्म करके उसको दे दें। उसके अलावा कुछ बेनिफिट्स जैसे जो मॉनेटरी बेनिफिट्स में आता है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, ये बेनिफिट है। हाँ, अलग बात है कि ये स्टैट्यूटरी बेनिफिट है। स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी माने स्टैट्यूटरी जो एक्ट के तहत आया है, एक्ट पास हुए थे। और नॉन स्टैट्यूटरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, नॉन स्टैट्यूटरी जो ऑर्गेनाइजेशन अपने मन से देता है, ठीक है? जैसे कि वो कुछ एक्स्ट्रा तुमको बेनिफिट दे रहा है दिवाली के टाइम पे, जैसे हम जिस कंपनी में काम करते थे, आई वाज वर्किंग इन एन एमएनसी एंड देयर जो प्रोडक्ट्स थे, जो एडिबल प्रोडक्ट्स थे हमारी कंपनी के, वो हम लोगों को दिवाली के टाइम पे 60% तक ऑफ में मिलता था। यानी कि if the market value of something is 600, we'll get an off of 60%, यानी 240 rupees only we needed to pay for those products. Plus जो facilities मिलती थी, जैसे कि दिवाली के टाइम पे you'll be gifted a Bombay Dine का bedsheet and pillow set and all of that, तो उस तरीके की चीजें। We had transport facility, we had canteen facility, तो the food was available at a very subsidized rate. We got food coupons, ठीक है? वो बहुत कम पैसे में फूड, जैसे अब तुम सोच लो कि 240 रुपए हमारी सैलरी से डिडक्ट होता था फॉर 1 मंथ लंच, ठीक है? मतलब दिन के खाने के लिए सिर्फ 240 रुपए एक बार महीने में डिडक्ट होगा, विच इज नथिंग। आप सोच के देखिए, ये बेनिफिट नहीं है तो क्या है? क्योंकि फुल फ्लेजेड चावल दाल वाला लंच अगर एवरी डे यू आर गेटिंग फॉर दैट फूड कूपन, ठीक है, एंड यू आर पेइंग जस्ट 240 रुपीज इन अ मंथ, तो वो कितना हुआ? 8 rupees per day almost, which is nothing. Okay, so these types of benefits, alag transport facility we got for free. So all these things are also benefit. कुछ होता है statutory benefits, कुछ होता है non-statutory benefits. Statutory, as you all said, that it has to be implemented by a force of law. The government has passed those, for example, Provident Fund, for example, ESI, for example, gratuity, pension. Some organizations, they have their own pension schemes also. So it depends upon that. Okay, non-statutory given by the organization, जैसे मैंने आपको बताया, transport, food allowance, the other things also. अब benefits जो लोग थोड़े ऊंचे पोस्ट पे चले जाते हैं, people of managerial rank and above, they get more benefits from the organization. क्योंकि by that time you have earned sufficient money and money ceases to be the only motivation for you to get retained in that organization. Okay, so in that case you're getting more benefits. For example, a company's car, for example, a paid vacation, for example, like you have done very good for the company, for the organization, so you'll get a paid vacation. Post के हिसाब से you might get a paid vacation to Goa or to Himachal Pradesh, and if you're holding a very big post, you might get a trip sponsored from the company to Europe, okay, America, like that. Now the gifts also, the other thing that in benefits you get, there are certain things like ESOP, which is employee stock option plan. पढ़े हो तुम लोग इकोनॉमिक्स में? ESOP क्या होता है? नहीं पढ़े? ESOP देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, Amazon, Flipkart, इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो जनरली थोड़ा सा जो बड़े पोस्ट पे, अच्छे पोस्ट पे जो जिन लोगों को रिक्रूट करती है,
उनका सैलरी बहुत ज्यादा होता है। जैसे IIM के बंदे भी बहुत सारे Amazon वगैरह में काम करते होते हैं। तो क्या होता है कि उनको एक साथ, अब किसी का पैकेज अगर 60 लाख है, ठीक है, 60 लाख पैकेज है, इस तरीके का पैकेज उनको ऑफर किया जाता है, तो जिनको स्ट्रैटेजी वगैरह बनाने के लिए रिक्रूट किया जाता है। इन दैट केस ESOP का मतलब होता है कंपनी का शेयर डिस्काउंटेड प्राइस में उन लोगों को दिया जाता है, और दैट इज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी स्ट्रक्चर। मतलब फुल पेमेंट करने से कंपनी, दोनों को फायदा होता है। फुल पेमेंट करने से कंपनी बच जाती है, और उसके बदले में पेमेंट, कुछ पैसे के बदले में वो उसको शेयर दे देती है। अब शेयर डिस्काउंटेड प्राइस पे देती है, यानी कंपनी का एक शेयर अगर 300 का है तो उसको काफी कम में दे देगी। एंड देयर इज अ लॉक इन पीरियड, उतने पीरियड तक आपको रिटेन करके रखा ही जाता है। तो ये कंपनी का तरीका भी है रिटेन करके रखने का, कि उतने दिन तक तो तुम बेच नहीं सकते हो, और शेयर्स क्योंकि नंबर में ज्यादा होती है इसलिए सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी आता है उससे, तो उतने टाइम तक क्या होगा कि आप एम्प्लॉय को अपने यहाँ रोक करके रख सकते हैं। दूसरी बात, तुम ऐसे सोचो कि तुम अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बचाओगे कि रेलवे स्टेशन का इलेक्ट्रिसिटी बचाने में इंटरेस्टेड रहोगे? अपने घर का। घर का नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, क्योंकि वो तुमको पे करना है, वो तुम्हारे ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। सो नॉर्मली व्हेन वी वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन वी कंसीडर आवरसेल्व्स एज एम्प्लॉइज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। बट जब आपको शेयर मिल जाता है, यानी कि जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ अच्छा करेगी, वो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो वो फायदा तुमको भी होगा। तो in that case what happens is that you start treating the organization as your own, and you start working towards the growth of that organization more. Okay, this is known as, this is also one of the very important purposes of ESOP. तो ये भी एक एम्प्लॉय बेनिफिट है जो लिबरलाइजेशन एरा के बाद आया। इसके अलावा छोटा छोटा बेनिफिट जैसे कि क्रेच माने मैम जो मदर्स होती है उनके छोटे छोटे बेबीज को संभालती है, बेबी क्रेच, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन क्रेच की फैसिलिटी देती है, आपको पता होना चाहिए। कुछ बैंक्स में भी है कि ऑर्गेनाइजेशन क्रेच की फैसिलिटी देती है, जहां मदर्स कैन ब्रिंग इन देयर चाइल्ड एंड देयर इज एन आया एंड देयर इज ऑल यू नो ऑल सेटअप नीड टू एंटरटेन द चाइल्ड टिल द मदर वर्क्स इन द ऑफिस, एंड एट द टाइम ऑफ गोइंग शी कैन पिक हर चाइल्ड अप एंड देन लीव। ऐसे में क्या होता है कि मदर्स भी रिलैक्स होती है कि उनके बच्चे का टेक केयर हो रहा है और वो अच्छे से काम कर सकती है, एंड दिस इज लाइक अ बेनिफिट, अ वेलफेयर थिंग। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बच्चा घर में रहेगा तो मदर का सारा ध्यान उधर ही रहेगा, एंड इफ द चाइल्ड इज शी कैन ब्रिंग इन द चाइल्ड, शी कैन मीट द चाइल्ड आल्सो। तो लाइक दैट उस तरीके से काम होता है। क्रेच की फैसिलिटी भी एक बेनिफिट्स में आती है, ESOP बेनिफिट में आता है, फ्लेक्सिबल वर्किंग टाइम बेनिफिट में आता है, लीव विदाउट पे की भी फैसिलिटी होती है, वो बेनिफिट में आता है। सैबैटिकल समझते हो तुम लोग? सैबैटिकल समझ, हाँ ना, कुछ तो बोलो। एक बार आपने बताया था, फुल क्या था? सैबैटिकल का मतलब होता है लीव गिवन एट इंटरवल्स। कुछ सैबैटिकल का मतलब कि कुछ काम होता है लोगों का, उस काम को करने के लिए जो लीव दिया जाता है, दैट इज नोन एज सैबैटिकल। जैसे मान लो तुम करियर प्लानिंग तो तुम लोग पढ़ चुके हो तो तुम लोग समझोगे। सैबैटिकल तुमको चाहिए PhD परस्यू करने के लिए, ठीक है, तो तुमको पता है कि हमको अगर HR का डायरेक्टर बनना है इस बैंक का, या हमको बहुत आगे तक करियर में जाना है, तो मेरे लिए PhD डिग्री जरूरी है, सिर्फ MBA होने से काम नहीं चलेगा। तो in that case, if you are pursuing, a good organization will give you sabbatical as a benefit measure, leave given at intervals। या तुमको कहीं लेक्चर जाना है किसी यूनिवर्सिटी पे, जैसे लोगों को कॉल किया जाता है, उसके लिए सैबैटिकल, पढ़ने के लिए सैबैटिकल दिया जाता है। कभी कुछ तुम्हारा एग्जाम है, तुमको थोड़ा लीव चाहिए तो सैबैटिकल दिया जाएगा। अब ये विथ लीव या विदाउट लीव दोनों तरीके से आ सकता है, लीव विदाउट पे भी हो सकता है। यानी अगर तुमको 4 महीने की छुट्टी चाहिए तो ठीक है, तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट मेंटेन रहेगा, 4 महीने तुमको पैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसा भी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा भी बहुत जरूरी होता है कभी कभी। मैम प्राइवेट कंपनी में भी होता है हाँ, लीव विदाउट पे या लीव विथ पे? होता है।
ठीक है, अगर आप जैसे कि तुम अगर कहीं जाओगे ज्वाइन अच्छी कंपनीज में लेके, इसलिए तो उसको बेनिफिट्स में पढ़ाया जा रहा है ना। अच्छी कंपनीज जो होती है जो एम्प्लॉय को रिटेन करती है, जिनकी अच्छी पॉलिसी होती है, ठीक है, जो ऐसे क्विक हायरिंग एंड फायरिंग में विश्वास नहीं रखती हैं, those companies they give you. Like there was a boy and we were all batchmates, we joined the organization together and he wanted to appear for उसका joining के बाद ही उसका GRE का एग्जाम था, so he wanted to have leave, तो उसने just join कर दिया and then he joined back after 2 months. So for 2 months he was on leave without pay. तो अच्छी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिनका अच्छा पॉलिसी एंड ऑल होता है, they do give. So this is also मैम तो इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होता है लीव का? वो कंपनी बताएगी। जैसे पीएचडी But कर रही हो तो normally- लंबा भी, तो तुमको 5 महीना 6 महीना भी मिल सकता है, उससे ज्यादा भी मिलता है, मदर्स को भी मिलता है। The child is small, you want to take care of the child, तो मतलब जब चाहे फिर उस जॉब को रिटेन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है। हम जो तुमको पढ़ा रहे हैं वो एक जनरल बात है, तुम जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तुमको बात करनी होगी, लेकिन होता यही है पीएचडी करने के लिए, करियर प्लानिंग के लिए, कहीं लेक्चर देने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, उसके अलावा मदर्स को मिलता है बच्चों को ब्रिंग अप करने के लिए। दिस इज नोन एज बेनिफिट्स, सबैटिकल्स। बेनिफिट्स के बारे में बहुत बात हो गई, एक लास्ट कंपोनेंट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हारा कॉम्पेंसेशन पार्ट खत्म हो जाएगा। कॉम्पेंसेशन में एक पार्ट है रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन। देखो, रिवॉर्ड और रिकग्निशन आज के डेट में कॉम्पेंसेशन पैकेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वो रिवॉर्ड और रिकग्निशन को अपने सैलरी स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाती है, अपने एचआर पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाती है। Why? See, at the end of the day, we are all human beings, right? We are all human beings. We all like to be cherished. We all like to be cherished. We all like to be appreciated for the kind of work that we do. Okay, this is known as rewards. This is the reason why we need reward and recognition. It always feels good to be appreciated for the kind of work that you do. Okay, it gives you an extra motivation to put in further talent that you can put. Okay, this is known as rewards and recognition. Now, आपने मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी है? Yes, ma'am. सबसे ऊपर क्या था? ऊपर का हायर ऑर्डर नीड क्या था? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसके नीचे सेल्फ एस्टीम था। हालांकि सेल्फ एस्टीम और एक्चुअलाइजेशन दोनों को ही हायर ऑर्डर नीड में डाला जाता है। कहने का मतलब, सेल्फ एस्टीम को क्यों डाला जाता है? सेल्फ एस्टीम का मतलब रिस्पेक्ट। व्हाट इज दिस रिस्पेक्ट? तुम ऑर्गेनाइजेशन में अपना पुट इन कर रहे हो, तुम मेहनत से काम कर रहे हो, तुम बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो, तुमको ये लग रहा है कि तुम दूसरों से भी बेहतर कर रहे हो। सो अ गुड एचआर पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन should always make an effort towards recognizing your efforts. रिवॉर्ड और रिकग्निशन, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, कहीं कहीं तुम लोग जाओगे ना जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो बाहर में एक नोटिस बोर्ड होता है उनका, उस पे वो लोग ये ऐसे लगाते हैं, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, बेस्ट एम्प्लॉय। सुने हो ये सब? देखे हो कभी? है ना? अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है ये सब चीज। बेस्ट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, तुमने बहुत ज्यादा काम किया, बहुत बेहतर काम किया, तो तुमको रिवॉर्ड किया जाएगा उन चीजों के लिए। तो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारा हायर ऑर्डर नीड होता है। इमेजिन आफ्टर अ टाइम मनी सीजेस टू बी द सोल मोटिवेटर। जब हम लोग छोटे स्केल पे होते हैं, जब स्मॉल लेवल पे होते हैं, only then money is the prime motivator. But after you have worked for a certain period of time in your life in the organization, rewards और recognitions का importance बहुत बढ़ जाता है। ना थोड़ा सा डिफरेंस समझा देते हैं रिवॉर्ड और रिकग्निशन के बीच में। रिवॉर्ड मॉनेटरी होता है, रिकग्निशन नॉन मॉनेटरी होता है। रिवॉर्ड प्लान्ड होता है, रिकग्निशन नॉन प्लान्ड होता है, अनप्लान्ड होता है। जैसे कि if I come to your class and I say that I'll give 1 mark extra for 2 marks extra for those who write in good handwriting,
That is Ma'am, reward or recog- recognition? Recognition. रिवॉर्ड मैम, रिवॉर्ड होगा ना? That is reward. Reward. Huh? How is recognition? Yes, ma'am. You can estimate the value of that reward, no? कि 2 marks. Yes, Now, ma'am. if I come to the class and I say that Kanksha has a very good handwriting, very good. It was such a pleasure reading your internal exams. You write so well. What is this? Reward or recognition? Recognition. आपको अभी ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन रिकग्निशन प्रेफर किया जाता है रिवॉर्ड से, क्योंकि रिकग्निशन एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होता है, जो कि कंपनीज को तो फ्री में आती है, लेकिन एम्प्लॉय के ऊपर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है रिकग्निशन का। रिवॉर्ड क्योंकि मॉनिटरी होता है, इसलिए उसको थोड़ा सा कम यूज करने के लिए सजेस्ट किया जाता है। व्हाई? बिकॉज इट कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर टीम मेंबर्स। जैसे अगर हम तुमको 2 मार्क एक्स्ट्रा दे दें तो आपके आसपास वाले थोड़ा सा क्रिप करेंगे, ठीक है, जबकि ये मार्क्स की बात है। तो आप सोचिए कि जब ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करेंगे और जहाँ पैसा इन्वॉल्व होगा वहां लोग कितना क्रिप करेंगे कि ऐसा भी क्या काम कर दिया था कि इसको इतना एक्स्ट्रा बोनस देने की जरूरत पड़ी, ठीक है। और रिकग्निशन अनप्लान्ड होता है, यानी कि we don't say कि you know come on, come to office. I being a manager can't tell you we'll come to office and then we have planned to appreciate you, ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है। रिकग्निशन इज समथिंग व्हिच इज सेड, कहा जाता है कि आप इसको लोगों के सामने कीजिए ताकि वो ज्यादा मोटिवेटेड फील करें। For example, if there is a round table conference going on and all of my team members are present there, so I'll just pick you up ki haan, this girl or this boy has worked really hard in this project. Had it not been for her sincere or his sincere efforts, we would not have fastened up this project, and we would have not completed this project with such precision or something like that. Recognition, or simply call that person to your office, to your cabin, and then recognize that person, yani appreciate that person. तो इससे भी आपको ऑर्गेनाइजेशन में स्टे करने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। सो रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन जो भी आज के डेट में अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने सैलरी स्ट्रक्चर में रिवॉर्ड और रिकग्निशन को जरूर इंक्लूड करती है, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, So ma'am. this was with this we conclude the chapter on compensation. From the next class I'll see that which topic to start, ठीक है। See you in the next class. It's on Monday offline class, no? ऑनलाइन मैम, Online, ma'am. Monday को आज ऑनलाइन के दिन। क्लास? यस मैम, टीटीएस में ऑफलाइन है। ओह अच्छा, आज तो इंटरनल एग्जाम्स के बाद, ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे।